हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन का आज हम इस लेक्चर में बेसिक जो पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। यही डेफिनेशन में लिखा मिलेगा आपको कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब हमें इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब होता है सेम फेज। आप ऑल ओवर साइंस में कहीं भी देख लेना, होमो वर्ड जहाँ पे आता है उसका मतलब होता है सेम, मतलब सेम फेज में प्रेजेंट होना। और मिक्सचर की बात करते हैं हम, अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का ग्रुप मिलके हम उसको डिज़ोल्व करके जिस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं, नॉन रिएक्टिंग चीज़ें, तो उस टाइम पे जिस चीज़ की फॉर्मेशन होती है वो होती है मिक्सचर। तो सॉल्यूशन जो है हमारा, वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग चीज़ों का, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जाम्पल देख सकते हैं आप सॉल्यूशन का, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया। शुगर सॉल्यूशन मतलब आप शुगर को पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया, तो जो डिसोल्व होने के बाद जिस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई उस सॉल्यूशन को बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है सॉल्ट सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन लगा के चल सकते हो आप। सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो गया, सुक्रोज का बना सकते हो आप। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बना सकते हो। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही दो स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी जिसमें सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट हमारे पास, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। देखिए, तो कोई भी सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बेसिकली कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो बना हुआ होगा। देखिए, जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अब डिफरेंस क्या होता है, हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई एक सॉल्यूट कंपोनेंट है वो कौन सा है और सॉल्वेंट कंपोनेंट है वो कौन सा है। तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये किस अमाउंट में प्रेजेंट होगा? लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूट का पहला पॉइंट हमें पता लग गया कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट होगा जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो सॉल्यूट होता है उसको हम डिसोल्व किसके अंदर करते हैं? सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, सॉल्यूट को हम डिसोल्व किसके अंदर करेंगे? सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्यूट की डेफिनेशन भी यही बनती है यहाँ से कि इट इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन ए सॉल्यूशन एंड इट इज़ डिसोल्व्ड इन सॉल्वेंट। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सॉल्वेंट जो होता है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और सॉल्वेंट के अंदर हम किसको डिसोल्व करेंगे? सॉल्यूट को। तो इट इज़ ए part or component of solution in which solute is dissolved or and which is present in more amount in solution, उसको हम क्या बोलेंगे? solvent। तो solute और solvent का बेसिकली डिफरेंस बस इतना सा ही होता है। अब अगर हम बात करें इन दोनों का और कहाँ पे यूज़ होता है, इन पे बेसिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपने 9th क्लास में भी किए होंगे या उससे पहले बाद 10th में किए होंगे, अब 11th में भी किए होंगे इन पे, और अब 12th में तो जैसे कि इन पे कोई पूछा ही नहीं जाता वैसे तो जनरली, बट आज आ जाए कहीं पे भी तो हमसे पूछ सकता है कि भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप। हम बात कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की। तो जो हमारा मास होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो इक्वल किसके होगा कि हम कितना उसमें सॉल्यूट डिसोल्व कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इन पे छोटे मोटे कोई एक नंबर का या 2 नंबर का, मुश्किल से 2 नंबर का तो आज तक हुआ ही नहीं कभी, सिर्फ 1 नंबर का ही क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन दे दे हमें, यहाँ पे इसने क्वेश्चन दे दिया कि हमने 6 ग्राम ग्लूकोज को डिसोल्व किया है, डिसोल्व इन 94 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कि उस टाइम पे सॉल्यूशन का मास हम क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम
और हमारा आंसर आ जाएगा जो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, वो हमने कैलकुलेट करना है। मान लिया हमने x है। दूसरा मास ऑफ सोल्यूट, इसमें ये कम अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा वो मैंने बताया था कि क्या होगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सोल्यूट होगा। और इसको हम डिजोल्व भी किसके अंदर कर रहे हैं, ज़्यादा वाले के अंदर 94 ग्राम के अंदर, तो ये दूसरे वाला क्या होगा, सोलवेंट होगा। तो वाटर जो है वो सोलवेंट है और ग्लूकोज जो है वो सोल्यूट है। 6 ग्राम ग्लूकोज ले रखा है हमने यहाँ पे और 94 ग्राम क्या है, टोटल जो सॉल्यूशन का मास बना वो कितना बन गया हमारे पास, 100 ग्राम। ऐसे हम यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो जनरल से बेसिक से क्वेश्चन थे जो इस पे आ सकते हैं, बट आपके आगे जो कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी कि जिसमें हम देखेंगे कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, नॉन मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, या परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आगे हम डिस्कस करेंगे उन सब के बारे में। उनमें इसका यूज होता है। मान लो हमारे पास दे दिया है कि सॉल्यूशन का वेट दे दिया, सॉल्यूशन का मास दे दिया हमारे पास 120 ग्राम, और हमारा सॉल्यूशन है वो है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का वेट दे दिया हमारे पास 120 ग्राम, और उसमें जो सोलवेंट है मतलब वो जो वाटर है उसका वेट दे रखा है हमें 90 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ शुगर, कि शुगर का मास कितना होगा। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला था कि मास ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का मास कितना होता है, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का मास कितना होता है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले में जनरल सा हम पुट कर देंगे जो चीज़ें हमें दे रखी है। हमें ये दे नहीं रखा मास ऑफ सोल्यूट, इसकी जगह पे हमने x रख लिया। मान लो हमें ये दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम दे रखा है, हम इसकी जगह पे 90 पुट कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 120 ग्राम। पुट किया 120 ग्राम को, ये इधर है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 90, और इधर क्या बच गया x। कितना आ गया x की वैल्यू हमारे पास, x इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो ऐसे इन टाइप्स के क्वेश्चन को करने में ये हमारे पास हेल्पफुल रहता है ये फॉर्मूला। ये फिर जो हमारे पास कंपोनेंट आएंगे, सोल्यूट का वेट आ जाता है, सोलवेंट का वेट आ जाता है, वो हम आगे जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये था हमारा सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे, जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। सॉल्यूशन जनरली 3 टाइप्स का होता है। वो 3 टाइप्स देखते हैं हमारी ये कौन कौन सी होती है। सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरी टाइप जो होती है वो होती है लिक्विड सॉल्यूशन, एंड जो थर्ड टाइप होती है वो होती है गैसियस सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि सर सॉलिड सॉल्यूशन भी कोई होता है? हाँ जी, सॉलिड भी सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, गैसियस सॉल्यूशन भी होता है। इनमें जो इनके नाम दे रखे हैं, वो जो इनको क्लासिफाई कर रखा है वो अकॉर्डिंग टू देयर सोलवेंट, इनके सोलवेंट के बेसिस पे ही हमने उनको क्लासिफाई कर रखा है कि उनका सोलवेंट क्या है। जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉलिड ही होगा। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हमेशा जो सोलवेंट होता है वो सॉलिड ही होता है। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमेशा जो सोलवेंट होगा वो लिक्विड ही होगा, और गैसियस सॉल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट होगा वो हमेशा गैस ही होगी। सॉल्वेंट तो इनमें सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड होगा, गैसियस सॉल्यूशन के अंदर गैस होगी। बट जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट इनमें डिफरेंट हो सकता है। सोल्यूट इनमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। इनके अंदर लिक्विड के अंदर भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैसियस सॉल्यूशन के अंदर भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकते हैं। वो एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड। मान लो सॉलिड, अगर आपको कहीं पे भी ये लिखा मिल जाए, मान लो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड है, तो जो आगे वाला जो कंपोनेंट होता है, सिंपल सी ट्रिक है ये, एक जान सकते हो आप कि जो आगे वाला जो कंपोनेंट होता है सॉलिड, वो हमेशा क्या लेके चलते हैं, सॉल्यूट, और जो पीछे वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा होता है क्या, सोलवेंट। ठीक है, चाहे कोई भी हो, लिक्विड इन गैस दे दिया हो, मान लो लिक्विड इन गैस, इसकी जगह पे हमें ये दे दिया हो लिक्विड इन गैस, तो जो लिक्विड होगा हमारा आगे दे रखा है, आगे प्रेजेंट है, वो क्या है, सोल्यूट, और जो गैस है जो पीछे दे रखा है वो हमारा क्या है, सोलवेंट। तो इस बेसिस पे हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि हमें पता लग सकता है कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है, अगर हमारे पास इस ऐसे कोई रिप्रेजेंट करके दे दे। मान लो अगर आपको इन सब की बजाय कि कोई दूसरी टर्म्स दे दी हो, न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे देते हैं कभी कभी कि सोल्ट इन
वाटर। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर दे दिया, इसमें से आप कैसे पता लगाओगे कि सोल्यूट कौन सा है या सॉल्वेंट कौन सा है? तो आगे जो दे रखा है, आगे क्या दे रखा है? सॉल्ट, सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा? सोल्यूट। पीछे हमें क्या दे रखा है? वाटर। वाटर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? सॉल्वेंट। तो इस बेसिस पे हम अलग से ही क्लासीफाई कर सकते हैं, तुरंत देखते ही हमें पता लग जाता है कि हमारा सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जब कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, देखिए अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया वो 9th में ही आ जाता है, बेसिक पोर्शन। ये भी आगे आपके टाइप आपने 9th में पढ़ी होंगी कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैंने जनरल सा आपको इंट्रोडक्शन भी दिया है। मेन जो होता है यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं, मेन होता है कंसंट्रेशन टर्म्स। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है कि हमें इन टर्म्स के अंदर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है कि कंसंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारी सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, जो 3 तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होती है m/m%। m/m% का मतलब मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट। अब देखिए उससे अगली जो टाइप आती है वो होती है m/v%। इसका मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। एंड जो थर्ड हमारी आती है वो आती है v/v%, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि हमें अगर m/m दे रखा है तो मतलब ऊपर भी m आएगा, नीचे भी m आएगा। m/v दे रखा है, ऊपर मास आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगी। अगर दोनों जगह v दे रखा है, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो ऊपर m है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का मास कितना है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना दे रखा है, और मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, इस वजह से 100 से परसेंटेज हमारे पास निकल आएगी कि मास बाय मास परसेंटेज। देखो मास दे रखा था, मास ऑफ सॉल्यूट हमने लिख दिया, मास नीचे दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने लिख दिया, और परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज मल्टीप्लाई में है, हमने 100 कर दिया। बस सिंपल से ऐसे ही तो करना है। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे दी जाए हमें, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इसमें लिखेंगे कि वॉल्यूम क्या है हमारे पास सॉल्यूट की, अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन की क्या है, क्या दे रखी है हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम, एंड इनटू 100। ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज बनते हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज होती है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज होती है वो कैलकुलेट करते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं। इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बिल्कुल देखते ही आप कर सकते हो सोल्व। चलो एक आधे न्यूमेरिकल्स हम इन पे करके देखते हैं कि भाई कैसे क्या हम होते हैं न्यूमेरिकल्स, उनको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे रिजोल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे जो पहला न्यूमेरिकल हम करते हैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, हमें कोई भी दे रखा है ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड by dissolving some amount of sugar in 75 ग्राम of water। ठीक है, सॉल्यूशन बन रहा है हमारे पास, कोई हम शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, थोड़ी सी ले रहे हैं, उसको 75 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास दे रखा है हमें सॉल्यूशन का 120 ग्राम। कैलकुलेट m/m परसेंटेज। देखिए क्या आप इसको फॉर्मूला इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। आता है आपको?
सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूले में पुट करना है। हमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम उसमें पुट करेंगे और हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें ये पहले इसमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि हमारा सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। जो मैंने बताया था, जो आगे लिखा हुआ होता है वो होता है सोल्यूट। भाई सबसे आगे इसमें सॉल्यूशन लिख रखा है, तो सॉल्यूशन तो टोटली दे दिया। अब देखो, फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग सम शुगर, मतलब शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं हम किसी ना किसी चीज़ के अंदर, और जिस चीज़ को डिसॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो मतलब शुगर यहाँ पे क्या होगी हमारी, सोल्यूट। शुगर को अलग से मार्क कर लिया हमने, सोल्यूट। दूसरा 75 ग्राम ऑफ वाटर, किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, इन 75 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो वाटर होगा वो क्या होगा हमारा, सोलवेंट। हमें सोल्यूट भी पता लग गया, सोलवेंट भी पता लग गया। मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 120 ग्राम, और मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। देखिए मास बाय मास परसेंट का जो फॉर्मूला था वो था मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का मास कितना होगा इनटू 100। ये इस फॉर्मूले में पुट करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो, बट उसके लिए हमें तो निकालनी तो ये है, इसको तो हमने मान लिया x। अब हमें मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, नहीं सर सिर्फ इतना लिख रखा है कि सम शुगर, कुछ अमाउंट में जो शुगर थी वो डिसॉल्व कर रखी है। भाई अब हमें तो शुगर का वेट पता होना चाहिए पहले कि भाई शुगर कितनी होगी। शुगर का वेट निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें दे रखा कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है 120 ग्राम। अगर उसमें से सोलवेंट का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूट का वेट। भाई अगर हम देखें, हमने जो क्वेश्चन में पहले पढ़ा था कि मास ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन का मास होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट के इक्वल होता है। इतना सिर्फ इजी सा है, इसमें ये फाइंड करना है, ये x मान लिया हमने, और ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 120, ये इधर कितना दे रखा है 75 ग्राम। 75 में से माइनस कर, ये कर दो 125 में से 75 माइनस कर दीजिए, सॉरी ये माइनस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस करो कितने आते हैं, देखो अब माइनस करके यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 ग्राम। मतलब हमें क्या पता लग गया, यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया हमें यहाँ से। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि हमारा जो आंसर होगा वो मास बाय मास परसेंटेज, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 ग्राम। अब हमें सब कुछ पता है, इसमें मास ऑफ सोल्यूट भी पता है, मास ऑफ सोल्यूशन भी पता है, बस यही तो कैलकुलेट करना है। इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब तो आप इसको मान लिया हमने, y मान लिया, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 45 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी आप सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 450 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारे पास जो आ गई वो y की वैल्यू आ गई, इतनी परसेंटेज हमारे पास आ गई, मास बाय मास परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली। तो जनरली इसी तरीके के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इन फॉर्मूलाज में पुट हो सकते हैं। बाकी जो डिफरेंट और भी जो तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम कल कैलकुलेट करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी में कि वो कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं। थैंक यू।